अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एवोल्यूट हुए हैं या उनके एवोल्यूशन या इर्तिका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों थी, नीड फॉर ओएस यानी ज़रूरत क्या थी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर्स, मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एप्लीकेशंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर्स के दरमियान इंटरमीडियरी है। ठीक है, यूजर्स को डायरेक्टली हार्डवेयर इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि उसको इस तरह करना पड़ता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है, बल्कि उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं उनकी जरूरियात को भी पूरा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका रोल और इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ना सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज करता है बल्कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हमारे सीपीयू शामिल हो सकता है, मेमोरी, स्टोरेज वगैरह वगैरह शामिल हो सकते हैं। सेकंड इज प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशंस। तो ये इस तरह करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फाइल मैनेजमेंट और टास्क शेड्यूलिंग को फैसिलिटेट करता है। एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये इस तरह करता है कि यूज़र्स का इंटरेक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, और एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की मदद से एक कम्प्लेक्स हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अर्ली कंप्यूटिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो अर्ली कंप्यूटिंग किस तरह होती थी। अर्ली कंप्यूटिंग यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स होते थे। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर्स थे वो बड़े बड़े कैलकुलेटर थे जिनकी मदद से कम्प्लेक्स मैथ या स्टैट की जाती थी। नो फॉर्मल ओएस मैनुअली ऑपरेटेड। तो इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था बल्कि मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो चूंकि ये मशीन्स कम्प्लेक्स होती थी तो इसके लिए एक्सपर्ट्स ही सिर्फ इन मशीन्स को ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, बर्थ ऑफ ओएस। ठीक है, तो बर्थ ऑफ ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह ईजाद हुआ। परी ओएस से रहा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल शुरू के दिनों की बात करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैक्ड एन ओएस। ठीक है, कंप्यूटर्स में ओएस नहीं था। ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उनके अंदर चले प्रोग्राम्स तो आ गए थे, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मौजूद नहीं था। हर प्रोग्राम को मशीन के तमाम एस्पेक्ट यानी हार्डवेयर को भी देखना पड़ता था, उसके अलावा जो कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट थी उनको भी डील करना पड़ता था। प्रोग्राम्स कंट्रोल्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मशीन। तो जो प्रोग्राम था वो तमाम चीज़ों को मैनेज करता था। ठीक है, प्रोग्राम भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे क्योंकि उन्हें तमाम ऑपरेशनल लॉजिक जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी होती थी, हार्डवेयर के अंदर भी होती थी। ठीक है, उन तमाम को मैनेज करना पड़ता था। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बर्थ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हुई है वो उसने क्या किया, डेवलप टू सिंप्लीफाई ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो ऑपरेशंस थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन्होंने जो प्रोग्रामिंग की कम्प्लेक्सिटी थी उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने इस तरह किया था बेसिक टास्क जैसे कि इनपुट आउटपुट वगैरह अपने हाथ में ले ली थी। मैनेज्ड बेसिक आईओ टास्क। ठीक है, तो जो अर्ली सिस्टम थे, ठीक है, उनके अंदर सिंपल से फंक्शंस होते थे जैसे कि पंच कार्ड को रीड करना या रिजल्ट को वगैरह को प्रिंट करना। तो ये तमाम जो बेसिक टास्क थे इन तमाम को फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज कर लिया था। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली ओएस। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है, इसका असरात क्या पड़े हैं। इट रिड्यूस प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी कम हो गई थी क्योंकि इस तरह हो गया था कि जो हार्डवेयर को डील करने वाला सेक्शन था प्रोग्राम का वो तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ गया था। तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ जिस स्पेसिफिक पर्पज के लिए था उसी पर काम करना पड़ता था। और जो यूजर्स थे, ठीक है, चूंकि उन्हें हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा था तो बहुत ज़्यादा यूजर्स ने भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोग्रामिंग नॉलेज जरूरत नहीं पड़ता था। अनेबल्ड ब्रॉडर यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने रूटीन टास्क को संभाल लिया था। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ साइंटिस्ट के एक्सेस में नहीं रहे थे बल्कि एक ब्रॉडर रेंज या एक वाइडर रेंज ऑफ यूजर्स को एक्सेसिबल थे। अब बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इर्तिका क्या हुआ था, उसके अंदर क्या क्या जिद्दत आती रही है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज यानी उसकी स्लाइटों में किस तरह से एक्सपेंशन हुई है या इंक्रीज हुई है। ठीक है, लेट 19s एंड 60s कम्प्लेक्स टास्क। 1960 और 1970s में कंप्यूटर ने कम्प्लेक्स टास्क करने शुरू कर दिए थे, यानी कंप्यूटर ने इतने सोफिस्टिकेटेड टास्क जैसे कि स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करना या ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम वगैरह को मैनेज करना, ये सारे काम करने शुरू कर दिए थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, CRTs एंड मैग्नेटिक स्टोरेज। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर था उसके अंदर भी काफ़ी सारी जिद्दत आनी शुरू हो गई थी, जिस तरह के डिस्प्ले के लिए CRTs यानी कैथोड रे ट्यूब्स यूज़ होने लग पड़ी थी और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स या डिस्क स्टार्ट हो गई थी। इसकी मदद से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो और ज़्यादा कैपेबल हो गए थे। अब बात कर लेते हैं मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग सिस्टम, रिसोर्स शेयरिंग अमंग यूज़र्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मल्टी यूज़र और मल्टीटास्क को अलाउ कर दिया था। तो इस तरह से हमारे जो रिसोर्सेज थे वो मुख्तलिफ यूज़र्स के अंदर शेयर होने शुरू हो गए थे। तो इस तरह हमारी जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर था उनका एफिशिएंट यूज़ होना शुरू हो गया था। पायनियरिंग सिस्टम OS 8 और
मल्टिक्स सिस्टम, जैसे कि डेक का OS 8 और मल्टिक्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जिन्होंने मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। OS डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफ़ी असरअंदाज हुए थे, यानी चूंकि इन्होंने ये चीज़ें की थी तो बाकी जो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनके अंदर ये चीज़ें बिल्ट इन थी। अब बात करते हैं यूनिक्स डेवलपमेंट। क्रिएटेड बाय AT&T बेल लैब्स 1969, तो 1969 में यूनिक्स को डेवलप किया गया था, ठीक है, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम था उस दौर में भी आज भी। उसके अंदर थी मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स जो था उसके अंदर भी मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज थी, ठीक है, जो कि बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर एक स्टैंडर्ड बन गया था। बेसिस फॉर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड मैकिन्टॉश, जो यूनिक्स का डिज़ाइन था ये इसने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ, स्पेशली लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब बात कर लेते हैं द राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग। तो पर्सनल कंप्यूटिंग किस तरह स्टार्ट हुई है, तो माइक्रो कंप्यूटर्स एंड बेसिक्स, ठीक है, मिड 1970s इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। पहले शुरू करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स से, फिर उसके बाद 1970s में जब माइक्रो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो उन्होंने इस तरह किया कि कंप्यूटिंग को एक ब्रॉडर ऑडियंस के पास ले आए थे, तो ये कंप्यूटिंग मोर एक्सेसिबल थी। उसके बाद आ जाती है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि नॉन प्रोग्रामर्स को भी एक्सेसिबल थी। जो बेसिक थी उसने प्रोग्रामिंग को नॉन एक्सपर्ट्स के लिए भी सिंप्लीफाई कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करना शुरू हो गए थे। उसके बाद आ गया MS-DOS डेवलपमेंट, यानी MS-DOS डेवलपमेंट क्या थी, 1980 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूसेस MS-DOS। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह किया कि 1980s में MS-DOS को डेवलप किया था, ठीक है, जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि IBM PCs के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया था। कमांड लाइन इंटरफेस IBM PC स्टैंडर्ड। तो यूजर्स थे वो MS-DOS के थ्रू इस तरह करते थे, कंप्यूटर के साथ कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते थे, जो कि उस दौर में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। GUI की निस्बत तो कम यूज़र फ्रेंडली था, लेकिन डायरेक्टली मशीन एक्सेस करने से बहुत बेहतर था, ठीक है। उसके बाद आ गई है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 1984 एप्पल्स मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूसेस GUI। जो एप्पल था उसने पर्सनल कंप्यूटिंग को मैकिन्टॉश की मदद से काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया था, जिसकी मेन वजह थी कि उन्होंने एक GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, जिससे कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना और ईजी कर दिया था। 1985 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एड्स GUI टू MS-DOS। तो इस तरह किया कि चूंकि एप्पल का ये जो तजर्बा था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में एक विंडो रिलीज़ की थी जिसके अंदर MS-DOS के साथ साथ उन्होंने इस तरह किया था कि एक GUI दे दी थी। इस तरह था कि जनरल पब्लिक ने और ज़्यादा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंडोज एंड मैक OS एवोल्यूशन। तो विंडोज NT 1993 32 बिट मल्टीटास्किंग OS। विंडोज NT जो थी उसने इस तरह किया कि माइक्रोसॉफ्ट को एक और एडवांस 32 बिट OS की तरफ ट्रांजिट किया, ठीक है, या उसकी ट्रांजिशन किया, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसके अंदर मल्टीटास्किंग और बेटर स्टेबिलिटी भी ऐड की थी। उसके बाद आ जाता है मैक OS 2001, ठीक है। तो मैक OS एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी थी, ठीक है। इसने इस तरह किया कि अपने प्रीडिसेसर्स की निस्बत ज़्यादा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड किया था। द राइज ऑफ लिनक्स। तो लिनक्स किस तरह राइज हुआ है, डेवलप्ड बाय लाइनस टॉरवाल्ड्स 1991। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टरनेटिव आया था, ठीक है, जो कि लाइनस टॉरवाल्ड्स ने डेवलप किया था और इसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी ले ली थी। पॉपुलर इन सर्वर एंड इंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स, क्योंकि ओपन सोर्स था, ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर स्टेबिलिटी थी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस थी, इस वजह से सर्वर्स और इंटरप्राइज सिस्टम थे उसकी बेस्ट चॉइस जो थी वो लिनक्स थी। ट्रांजिशन टू 64 बिट OS अर्ली 2000। परफॉर्मेंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट। सन 2000 के शुरू में इस तरह हुआ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उन्होंने 64 बिट आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो गए थे, जिसकी मदद से जो प्रोसेसिंग पावर या मेमोरी मैनेजमेंट है वो उसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट आई थी। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो ना सिर्फ रोबस्ट थे बल्कि एफिशिएंट थे। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आजकल क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिसके अंदर सबसे जो सिग्निफिकेंट यूज़ हो रहा है वो है क्रोम OS ऑनलाइन कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज। गूगल्स का क्रोम OS है, ठीक है, ये किस तरह करता है, क्लाउड सेंट्रिक कंप्यूटिंग है, उसकी तरफ काफ़ी बड़ी मूव है, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस और डेटा जो है वो ऑनलाइन स्टोर होता है, ठीक है, और जो यूजर्स को मिलते हैं वो एक लाइट वेट या सिक्योर किस्म के सिस्टम मिलते हैं, ठीक है। यूजर्स को बहुत ज़्यादा डेटा या ये चीज़ें अपने पास स्टोर नहीं करनी पड़ती, ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। उसके बाद है मोबाइल एंड डेस्कटॉप कन्वर्जेंस, ठीक है, यूनिफाइड एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइसेस विंडोज 10 मैक OS। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडो 10 है या मैक OS है, ठीक है, वो इस तरह करते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर एक जैसा एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब टैबलेट, डेस्कटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन सब के अंदर एक जैसा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड AI इंटीग्रेशन, बिल्ट इन एनक्रिप्शन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है।
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह करते हैं कि सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की मदद से डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह हैं कि सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। उसके अलावा है AI पावर्ड सिस्टम मैनेजमेंट। तो आजकल इस तरह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, जिसकी मदद से सिस्टम मैनेजमेंट को एनहांस किया जाता है। इसके साथ साथ ये जो AI है ये इस तरह करती है कि यूज़र्स को बहुत ज़्यादा स्मार्टर या इनिशिएटिव यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। अब बात कर लेते हैं की डेवलपमेंट्स। तो की डेवलपमेंट्स क्या थी? फ्रॉम रूडिमेंट्री सिस्टम टू सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक सिंपल मैनुअली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्प्लेक्स मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जो कि मॉडर्न कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा JUI पर्सनल कंप्यूटिंग एंड AI इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की माइलस्टोन है वो है कि JUIs के इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। उसके साथ साथ पर्सनल कंप्यूटिंग को राइज मिली थी, यानी इंक्रीज हुई थी। उसके साथ साथ जो आजकल AI की इंटीग्रेशन है वो की डेवलपमेंट्स थी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने OS की हिस्ट्री को देखा है, ठीक है। तो आज हमने ये देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम राइज किस तरह हुआ है, इसके अंदर जिद्दत किस तरह आई है। तो आप लोगों के लिए ये मैं हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। तो हिस्ट्री समझना क्यों ज़रूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग OS, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये इस तरह करती है कि टेक्नोलॉजी या कंप्यूटिंग के ब्रॉडर जो एवोल्यूशन है उसको फ्यूचर करती है या मिरर करती है। उसके अलावा गाइड्स फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटिंग। तो ये कंप्यूटिंग के अंदर जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं उनके लिए गाइड करती है, ठीक है। तो पास्ट डेवलपमेंट्स को हम समझ के कंप्यूटिंग लैंडस्केप के अंदर नई चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 2 असाइनमेंट्स रखी हैं, ठीक है। पहली है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स आपने देखनी है, दूसरी है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के लिए ऊपर लिंक दिया हुआ है, जबकि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट है उसके लिए मैंने एक और लिंक दिया हुआ है। तो आपने इनको 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने कंप्यूटर्स और इंटरनेट की जो हिस्ट्री है या एवोल्यूशन है, ठीक है, इन दोनों को देखना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।